आज हम मेंडल की आनुवंशिकी के बारे में, इसके सिंबल, टर्मिनोलॉजी, जो इसकी शब्दावली है, उनके बारे में बेसिक थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। जेनेटिक्स है जो आप पहले की जो वीडियो हैं उनमें पढ़ चुके हैं और आप शुरू से जानते भी हैं, पहले क्लासों में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको एक बार आपको बता देते हैं। जेनेटिक्स आनुवंशिकी क्या है? ग्रीक वर्ड है इसका। जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू बिकम और टू ग्रो इन। इस जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था 1906 में। बेटसन नाम के विद्वान ने, ठीक है। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं अपन, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेटसन साहब को, ठीक है। अब आनुवंशिकी है क्या? आनुवंशिकी वंशागति एवं विविधताओं का अध्ययन है। वंशागति और विविधताएं, वेरिएशन का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो देखें, आनुवंशिक जो लक्षण है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण को तो वंशागति कहते हैं, और संचरण के दौरान कुछ लक्षणों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी जो आनुवंशिकी में अपन वंशागति और विविधताओं का अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। दूसरा अपन देखें, ये वंशागति इनहेरिटेंस क्या है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों के समुच्चय को संचरित करने की जो क्षमता है, जो क्षमता पाई जाती है, इसे हम इनहेरिटेंस या वंशागति कहते हैं। अब मेंडल के बारे में थोड़ा सा देखें तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जो हिंजेनडॉर्फ ग्राम, जो तत्कालीन मतलब पहले ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में हुआ था, जो अब चेक गणराज्य में स्थित है। इन्होंने ऑगस्टीनियन मठ मोनेस्ट्री में पादरी का पद इन्होंने लिया था, और इसके बाद ही इनको ग्रेगर की जो उपाधि मिली थी। 1865 में ब्रून की जो प्रकृति विज्ञान सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इसकी बैठक में मेंडल ने अपने शोध पत्र, अपना रिसर्च जो पेपर है वो पढ़ा था इन्होंने। यह शोध पत्र 1866 में, ठीक है, 1866 में द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस पत्रिका में एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित किया था इसको, ठीक है। वो आपको बता ही चुके हैं कि मेंडल किस लिए जो असफल रहे। एक तो कुछ कारण आपको दोबारा याद दिलवा देते हैं। मेंडल के विचार समकालीन समय की सोच व उस समझ से परे थे उस टाइम। उन दिनों चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो वैज्ञानिक जगत में चर्चा का ही विषय थी, और मेंडल ने जो सांख्य की स्टैटिस्टिक्स व जो रेशियो अनुपात में जो दिए गए जो परिणाम थे ना, वह जटिल थे, समझने में भी कठिन थे। कार्ल नेगेली नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने हायरेसियम पादप मेंडल को बोला कि आप इस पे प्रयोग करके दिखाइए मेरे को। तो हायरेसियम पादप पर मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए इन्होंने, वो उसमें असफलता मिली, ठीक है। इस प्रकार 1900 ईस्वी में मेंडल की पुनः खोज 3 वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर प्रयोग किया। जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने मक्का पर, और जो ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमक थे, इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्लांट थे जो इन्होंने वंशागति के उन पर अध्ययन किया, और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेंडल काफ़ी साल पहले पहुंचे थे। और जो मेंडल ने जो प्रयोग किया ना मटर के पौधे पर, गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, और इन्होंने क्यों चुना इसे? चुनने के निम्नलिखित कारण, जैसे इसका पौधे का आकार छोटा होता है, उद्यान में इसे सफलता से उगाया जा सकता है, 1 वर्षीय पादप है, इसका जीवन चक्र लाइफ स्पान भी 2-3 महीने का ही होता है, और जिससे कम समय में ही अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो सकता है।
मेंडल के जो इन्होंने मटर का पौधा लिया, इसमें अनेक कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी लक्षण उपस्थित होते हैं। विपर्यासी लक्षण क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षण उपस्थित, विपरीत लक्षण। जैसे एक लाल रंग का फूल है तो एक सफ़ेद रंग का फूल है, एक अगर कोई ब्लैक है तो कोई सफ़ेद है, वाइट है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे विपरीत लक्षण, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने ये लक्षण लिए थे। मटर द्विलिंगी पादप है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। फूलों की संरचना इसमें ऐसी पाई जाती है कि प्राकृतिक अवस्था में, नॉर्मल जो अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में इसमें सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण ही होता है, ठीक है। यानी अपन देखें तो जो अभी बताया आपको, प्राकृतिक अवस्था में इसमें स्वपरागण ही होता है मटर के पौधे में। कृत्रिम रूप से भी इसमें जो परपरागण है, क्रॉस पोलिनेशन, आसानी से करवाया जा सकता है। इस मटर की फली में, पोड़ में पर्याप्त संख्या में बीज होते हैं, कम समय में ये पक जाते हैं। और जो लक्षण वगैरह हैं, जो इसके साथ जो विपर्यासी लक्षण है मेंडल ने लिए थे जो अलग अलग, वो आपको मैं आशा करता हूँ ध्यान है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में, संकरण तकनीक क्या है? मटर का पौधा पता है आपको, अभी बताया, द्विलिंगी होने के कारण इसमें प्राकृतिक अवस्था में स्वपरागण ही होता है इसमें, ठीक है। मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए इसके पुष्पों से परागकोश, जो एंथर है, परागकोश को परिपक्वन से पहले ही हटा दिया। इसे इमास्कुलेशन कहते हैं, विपुंसन, ठीक है। दूसरे पौधे के जो परिपक्व परागकोश से परागकण उन्होंने चयन किए, और जो चयन किए गए पादप की स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर इन्होंने छिड़का उनको, और छिड़कने के पश्चात पौधों को जो थैलियों से ढक दिया। इसे बैगिंग कहते हैं, ठीक है। पौधों को थैलियों से ढकना बैगिंग कहते हैं, ताकि दूसरे परागकण नहीं आ सकें। इनकी सफलता के और के कारण क्या रहे? सफलता के कारण, एक तो इन्होंने उद्यान मटर को, जो गार्डन, जो पाइसम सेटाइवम, उनको चुना। एक समय में केवल 2 ही विपर्यासी लक्षणों को इन्होंने चुना, जो आसानी से एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों में एक समय में पहले 1 लक्षण की वंशागति का अध्ययन, फिर 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन के बाद में इन्होंने 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इन्होंने किया था। प्रयोगों में हमेशा इन्होंने आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों, प्योर ब्रीड लाइन का ही इन्होंने प्रयोग किया। आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादप, प्योर ब्रीड लाइन। अब ये ब्रीड लाइन का मतलब क्या होता है आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और इन्होंने जो ब्लिकिस्ट के अनुसार मेंडल के जो प्रयोग थे ना, उन्होंने जो विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था, वो 4 अलग अलग प्रकार के जो जोड़े को, जो गुणसूत्र हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जोड़ों के गुणसूत्र पर उपस्थित थे, वो उनके बीच लिंकेज नहीं था। ये एक इनकी, जो आप कह सकते हैं, ये किस्मत भी होती है, ठीक है, कि इन्होंने 4 अलग अलग जोड़ों के गुणसूत्र पर वो उपस्थित थे। और ये वही एस ब्लिकिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, पी का कैरियोटाइप भी बनाया ना इन्होंने, कैरियोटाइप ऑफ पी, ठीक है। अब जैसे इसके अपन सिंबल टर्मिनोलॉजी में देखें तो मेंडल के अनुसार सजीवों का प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों, फैक्टर्स के द्वारा होता है। ये कोशिका द्रव्य में, ये जो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, ये कारक केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी में इन्हीं कारकों को अपन जीन कहते हैं। आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्या है, वो जीन ही है, ठीक है। जीन आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है, जो किसी लक्षण की वंशागति और इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होती है। मेंडल ने इन्हीं कारकों, फैक्टर को एलिमेंट्स कहा था, और जोहानसन ने इन्हें जीन कहा था। जोहानसन ने इन्हें जीन नाम दिया था। अब आगे देखें, जैसे मान लो जीन क्या है? ये तो डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को निर्धारित करता है, ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में अपन जाए तो जो फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट बना सके, ठीक है, वो जीन है जो फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन बना सके, कर सके। एलील क्या है, ठीक है, युग्म विकल्पी एलील। बेटसन नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एलील, जो वर्ड है एलील के बारे में इन्होंने बताया। बेटसन ने बताया एक कारक के विभिन्न विपर्यासी रूपों को एलील कहते हैं। एक कारक के विभिन्न विपर्यासी रूपों को विकल्पी कहा था इन्होंने। ये विकल्पी प्रभावी, अप्रभावी,
होते हैं और जोड़ों में रहते हैं, अतः इन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है। यानी जीन के, या दूसरे शब्दों में आपको समझाएं एलील क्या है। जीन के वे सभी रूप जो किसी पॉपुलेशन के जीन पूल का हिस्सा होते हैं। यानी जीन के वे सभी रूप जो किसी पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इंटरब्रीड कर सके, किसी जियोग्राफिकल एरिया में, दिए हुए जियोग्राफिकल एरिया में इंटरब्रीड कर सके, अंतः प्रजनन कर सके, और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो सक्षम जनन संतति को जो पैदा कर सके, वो पॉपुलेशन है जो किसी निश्चित जियोग्राफिक एरिया में रहती है। ठीक है, तो यानी एलील क्या, जीन के वे सभी रूप जो किसी पॉपुलेशन के जीन पूल का हिस्सा हो सकते हैं, जीन पूल में रहते हो। ठीक है, जीन पूल क्या है, पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीन और उनके एलील का समूह। जितने भी पॉपुलेशन में जो भी पाया जाए, जितने भी जीन है, वो जीन पूल बनाते हैं। ठीक है, फिनोटाइप क्या है, लक्षण प्ररूप। फिनोटाइप है सजीवों के लक्षण जिन्हें बाह्य लक्षण के रूप में हम देखा जा सकता है, फिनोटाइप कहते हैं। इन फिनोटाइप का नियंत्रण जीन द्वारा होता है। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। जीनोटाइप किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी आनुवांशिक संगठन को, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आनुवांशिक संगठन को जीन प्ररूप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्ररूप और जो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का प्रयोग है ना, और जीन का भी, जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन टर्म्स और इन वर्ड्स शब्दों का प्रयोग जोहानसन ने किया था। ठीक है, अब है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है, एक जैसे एलील डायप्लॉइड अवस्था में, एक जैसे एलील है डिप्लॉइड अवस्था में आमने सामने हो। समझ गए आप, होमोजाइगस एक जैसे ही एलील है। जैसे दोनों कान होते हैं अपने, या आप कुछ जैसे आप एक जैसा, जैसे अपन वही किसी ने, जैसे अपन देखते हैं एक जैसी चप्पलें होती हैं, स्लीपर होती हैं पैरों में, सेम जैसी दिखाई देती है ना, एक ही अपन पहने रखते हैं पैरों में। तो ये क्या है, देखिए कि जैसे होमोजाइगस यानी एक जैसे ही एलील है, डिप्लॉइड अवस्था में आमने सामने स्थित है। दूसरे परिभाषा के रूप में अपन इसे देखें तो होमोजाइगस एलील के दोनों कारकों का एक समान, एलील के दोनों कारकों का एक समान रूप से प्रभावी या अप्रभावी होना समयुग्मजी स्थिति कहलाती है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी। अब हेटेरोजाइगस क्या है, जब युग्म विकल्प के दोनों कारक अलग अलग प्रकार के हों, यानी जब एलील के दोनों कारक अलग अलग प्रकार के हों, अर्थात एक फैक्टर प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। यानी अलग अलग एलील डायप्लॉइड अवस्था में अलग अलग एलील हो आमने सामने। ठीक है, जो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस इन वर्ड्स का प्रयोग किया था बेटसन ने। ठीक है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इनका प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे तो जैसे कोई एलील प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट होने के जैसे कोई दूसरा एलील भी उसके साथ में है और अपना जो प्रभाव दिखाए, जो दूसरा जो कोई भी एलील है वो अपना प्रभाव दिखाए, तो वो डोमिनेंट है। उसके ऊपर दूसरे को तो सप्रेस कर दे, दबा दे और खुद अपना प्रभाव, वो डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब है जो अपना प्रभाव ना दिखा पाए, वो रिसेसिव। ठीक है, प्योर ब्रीड का मतलब क्या है, जैसे प्योर ब्रीड मतलब शुद्ध वंशक्रम। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे शुद्ध वंशक्रम। तो जो काफ़ी जनरेशन तक वो जीन है वो वैसे का वैसा बना रहे उसमें। ठीक है, काफ़ी पीढ़ियों तक। जैसे लंबाईपन का गुण है तो वो उनमें क्रॉस करवाए और फिर काफ़ी सालों तक वो हेटेरोजाइगोट में नहीं, जो प्योर ब्रीड मतलब एकदम जो कैपिटल टी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, वो काफ़ी उन पीढ़ियों में रहे। या जो रिसेसिव का मतलब जैसे जो ड्वार्फ प्लांट हैं तो वो काफ़ी सारे जो जनरेशन तक वो बने रहें। इस प्रकार ये प्योर ब्रीड। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक्स।